बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पार्ट कंटिन्यू करते हुए हम आगे आज जो है इसको क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की अवधारणा किस प्रकार से यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने ये देखा था पिछले वीडियोज़ में कि किस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में या यूवी स्पेक्ट्रम में अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो है लैम्डा वैल्यू या तरंगदैर्घ्य है, अवशोषण तरंगदैर्घ्य है, वो प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमने देखा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है जिनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। इसके अलावा एन इलेक्ट्रॉन्स का भी रोल होता है। एन इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं तो वो भी ट्रांजिशन में भाग लेते हैं और इनमें जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के साथ साथ में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होते हैं। कुल मिलाकर हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति दोनों की वजह से है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं और लैम्डा जो है मैक्सिमम है वो जो है हमारे लिए प्रदर्शित होती है जिसको हम अवशोषण जो है तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और लैम्डा मैक्सिमम के इस मान से, कैरेक्टरिस्टिक मान से हम यौगिक की संरचना को ज्ञात करने में हमें सहायता प्राप्त होती है। तो हमने ये देखा था कि जैसे जैसे उसके अंदर है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंजुगेशन बढ़ता है तो इसको हम देखते हैं अवशोषण की तरंगदैर्घ्य पर संयुग्मन का जो प्रभाव है। तो अगर आइसोलेटेड बॉन्ड्स हैं तो उनके अंदर संयुग्मन नहीं होगा और जैसे जैसे यहाँ पर है वो कंजुगेशन होता जाता है। जैसे इथाइलिन का एग्जाम्पल हमने लिया था कि इसमें जो ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार होगा इसके लिए जो ट्रांजिशन की वैल्यू होगी वो जो है डिफरेंट होगी देन 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए जिसमें पाई टू से पाई 3 स्टार ट्रांजिशन होगा। और नेक्स्ट हमने देखा था कि जैसे कंजुगेशन और बढ़ जाता है, जैसे 135 हेक्साट्राइन में है तो लैम्डा की वैल्यू में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। 1,3 ब्यूटाडाइन में लैम्डा का मान है वो 217 नैनोमीटर पर है, अभिलाक्षणिक मान है वो प्रदर्शित होता है, जबकि 135 हेक्साट्राइन में 253 नैनोमीटर पर है लैम्डा की वैल्यू है वो आती है, अर्थात अवशोषण तरंगदैर्घ्य के मान में है वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुग्मन की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है उसके अवशोषण की तरंगदैर्घ्य में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि होती जाती है। तो जितना ज़्यादा इसमें कंजुगेशन की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। संयुग्मन हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड्स के बीच में, दो पाई बॉन्ड्स के बीच में अगर एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो हम उसको कंजुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम कहते हैं। जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन में 1 पोजीशन पर पाई जो है बॉन्ड है और 3 पोजीशन पर है, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है तो हम इसको कंजुगेटेड। यहाँ पर है जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स हैं या पाई बॉन्ड्स हैं उनके बीच में एक एक सिग्मा बॉन्ड उपस्थित है। तो कंजुगेशन की मात्रा बढ़ने पर हमने यहाँ पर देखा था कि 1,3 ब्यूटाडाइन में कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा की वैल्यू 217 नैनोमीटर पर है, जबकि 135 हेक्साट्राइन में ये जो वैल्यू है वो 253 नैनोमीटर पर है वो प्रदर्शित हो रही है। अब हम क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम की अवधारणा को विस्तार से देखते हैं। क्रोमोफोर को हम लोग जो है, क्रोमोफोर जो वर्ड बना हुआ है, क्रोमा का मतलब होता है रंग। तो ऐसे समूह जिनके अंदर ऐसे समूह जिनके कारण है वो रंग उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है उनको हम क्रोमोफोरिक समूह कहते हैं, अर्थात रंग को उत्पन्न करने वाले, जिसको और हम जो है अगर हम प्रिसाइजली उसको डिफाइन करते हैं तो हम उनको वर्ण मूलक समूह कहते हैं। वर्ण का मतलब रंग से है, मूलक से का मतलब है जो कि मूल रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं किसी यौगिक में रंग को उत्पन्न करने के लिए। इसलिए क्रोमोफोर्स को हम लोग हिंदी में वर्ण मूलक समूह कहते हैं। इसके कारण है मूल रूप से रंग है उत्पन्न होता है। तो अब इसको हमने कैसे यहाँ पर परिभाषित किया है, ऐसे विलगित असंतृप्त समूह, आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड ग्रुप जिनमें कम से कम एक पाई बंद उपस्थित हो। तो ऐसे यौगिक जिनमें कि आइसोलेटेड जो है पाई बॉन्ड है उपस्थित होता है, जैसे 2 ब्यूटीन है तो 2 ब्यूटीन में 2 पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर प्रोपीन है तो प्रोपीन के अंदर भी एक पाई बॉन्ड है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे जो है यौगिक हैं वो जो है क्रोमोफोरिक समूह युक्त यौगिक कहलाते हैं, जिनके पास में एक पाई बॉन्ड है और वो आइसोलेटेड फॉर्म में है
तो उनको हम लोग क्रोमोफोरिक समूह कहते हैं। तो ये यौगिक जो हैं उनके अंदर हम कहेंगे कि क्रोमोफोरिक समूह उपस्थित है जो है। जिन यौगिकों में क्रोमोफोर समूह उपस्थित होता है उनमें प्रकाश के दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब देखिए, जिनके अंदर ये इस प्रकार के समूह उपस्थित है, क्रोमोफोरिक समूह उपस्थित हैं, तो उनमें क्या होगा कि फिर जो प्रकाश के दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होगा और कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा मैक्सिमम है वो उसके अंदर प्रदर्शित होगी। ऐसा किसकी वजह से होता है? मैंने बताया था कि जहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वहाँ पर पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे और इसकी वजह से यूवी क्षेत्र में है वो रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होगा और लैम्डा मैक्सिमम है वो प्रदर्शित होंगे। अब हम और आगे देखते हैं कि अगर किसी क्रोमोफोरिक, अभी तो हमने देख लिया कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड वाला समूह या पाई इलेक्ट्रॉन वाला समूह उपस्थित होना चाहिए, उसको हम लोग क्रोमोफोरिक समूह कहते हैं। अब क्रोमोफोरिक समूह के साथ साथ में अगर इसके पास में अबंधी या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित हैं, तो किसी क्रोमोफोरिक समूह के में इलेक्ट्रॉन्स के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपस्थित होते हैं। तो क्रोमोफोरिक समूह में इलेक्ट्रॉन्स के नॉन बॉन्डेड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर भी उपस्थित है, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर कीटोनिक समूह का लेते हैं, तो कीटोन्स में हम क्या देखते हैं कि C डबल बॉन्ड O समूह है, कार्बन के पास में एक पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और ऑक्सीजन के पास में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर हैं। ये हम देख रहे हैं, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं। तो इसमें कीटोन में CO ग्रुप है, इसके अंदर पाई बंध के अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के पास में अबंधी इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर्स हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के भी 2 पेयर हैं जो प्रकाश के यूवी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। तो अब वो जो है, जो आपकी रेडिएशंस हैं, लाइट रेडिएशंस हैं, प्रकाश के यूवी क्षेत्र से ऊर्जा का ये अवशोषण करेंगे। और इसमें अवशोषण में कौन कौन से ट्रांजिशन हम देखेंगे? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखेंगे और N टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न होंगे। तो हमने देखा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण है पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो होंगे ही, साथ ही N टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होंगे। तो दोनों संक्रमण संपन्न होंगे तथा यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में 2 लैम्डा मैक्सिमम, एक लैम्डा मैक्सिमम तो हो जाएगा पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का और दूसरा हो जाएगा N टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। तो ये 2 लैम्डा मैक्सिमम है वो यौगिक के अंदर है वो प्रदर्शित हो जाएंगे। तो ये जो है इस प्रकार के यौगिक हैं वो रंग है वो प्रदर्शित करने की क्षमता रखने लगते हैं। यदि किसी यौगिक के लैम्डा मैक्सिमम का मान 200 से 400 नैनोमीटर के मध्य है, इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हेतु यह परावैंगनी प्रकाश का अवशोषण करेगा। इनमें एल्कीन, एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार की यौगिक है। अब हम देखें तो हम ग्रेजुअली क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने पर जो है 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने लगेंगे और यहाँ पर है वो लैम्डा मैक्सिमम का मान है 200 से 400 नैनोमीटर के बीच है, हम ऑब्ज़र्व करेंगे। अब हम यौगिकों के अंदर है, अगर हम जैसे इसमें एग्जाम्पल हमने NO2 समूह का लिया है, तो NO2 समूह में हम देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ साथ में N इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। NO2 का ये हमने स्ट्रक्चर देखा है, नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और दूसरे ऑक्सीजन से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से या उपसंयोजक बंध से बंधित है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन्स के पास में है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है 2 N इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं, जबकि दूसरा जो ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो बॉन्डेड है नाइट्रोजन से, उसमें हमने यहाँ पर दर्शाया है कि उसके पास में तीनों जो ये पेयर्स हैं वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं। अर्थात नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगेन हम कहेंगे यहाँ पर भी दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होगा तथा N टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। तो दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हम देखेंगे और N इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
वृद्धि हो जाती है। तो अब ये क्या करेगा, अब इसमें इतने ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हैं होंगे तो उसकी वजह से यह प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में अवशोषण करेगा। तो अब ये विजिबल रीजन जो है जहाँ पर रंग है वो प्रदर्शित होते हैं वहाँ पर इसमें एब्जॉर्प्शन होने लगेगा और इसके लैम्डा मैक्सिमम का मान देखिए 400 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा। जब 400 नैनोमीटर से अधिक हो जाएगा तो ये यूवी की रेंज से जो है आगे आकर के ये दृश्य प्रकाश के या रंगीन जो है जो हमारा विजिबल रीजन है उसमें जा कर के ये एब्जॉर्प्शन करने लगेगा। फिर से हम देख लें, NO2 ग्रुप में है, नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन हैं, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई है, जिससे इससे लैम्डा मैक्सिमम के मान में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से ये 400 नैनोमीटर से अधिक क्षेत्र में है ये लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करेगा। तो ये यौगिक हैं वो रंगीन होते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में एक NO2 समूह है तो ये पीले रंग का यौगिक होता है, येलो कलर्ड कंपाउंड है। अब देखिए इसी में नाइट्रोबेंजीन में मेटा पोजीशन पर अगर हम एक और NO2 समूह डाल देते हैं तो हम खुद कल्पना कर सकते हैं कि एक और NO2 समूह डाल देने पर फिर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हो जाएगी, जिससे लैम्डा मैक्सिमम का मान है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसमें जो इंटेंसिटी है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो रंगों के अवशोषण की या इन तरंग दैर्घ्यों के अवशोषण की तीव्रता में भी वृद्धि हो जाएगी और इनकी जो है लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है वो जो है जिसकी वजह से ये गहरे पीले रंग के रूप में प्रदर्शित होता है। तो नाइट्रोबेंजीन है वो एक NO2 समूह के कारण है वो हल्के पीले रंग का यौगिक है, जबकि मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का कलर है बहुत ही डार्क येलो कलर हो जाता है या गहरा पीला रंग हो जाता है। अर्थात जितने अधिक क्रोमोफोरिक समूह यौगिक के अंदर उपस्थित होते जाएंगे उसके रंग में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। अर्थात हम कहते हैं वर्णमूलक समूहों की संख्या में वृद्धि होने के कारण है उसके जो रंग में जो गहरापन है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो उक्त से निष्कर्ष निकलता है कि किसी रंगीन यौगिक हेतु यह आवश्यक है कि अणुओं में क्रोमोफोरिक समूह हो। तो हमने अभी तक यहाँ पर देख लिया है कि किसी कार्बनिक यौगिक में अगर रंग प्रदर्शित हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा, क्रोमोफोरिक समूह के कारण होगा, परंतु क्रोमोफोरिक समूह के कारण होगा, परंतु क्रोमोफोरिक समूह युक्त यौगिक रंगीन हो ही यह बिल्कुल आवश्यक नहीं। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान देने की है। कई बार सिंपल क्रोमोफोरिक समूह है, जैसे मैंने बताया था कि सपोज़ करें हम लोग 2-ब्यूटीन की बात कर रहे हैं तो 2-ब्यूटीन में क्रोमोफोरिक समूह तो है लेकिन यहाँ पर है वो हमें रंग है वो प्रदर्शित नहीं होगा क्योंकि क्रोमोफोरिक समूह है और इसमें जो है जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो यूवी के क्षेत्र में ही हो जाएंगे, अर्थात 200 से 400 नैनोमीटर के बीच ही ट्रांजिशन हो जाएगा तो वो यूवी के क्षेत्र में ट्रांजिशन हो जाएगा, इसलिए ये विजिबल रीजन में कोई रंग नहीं प्रदर्शित करेगा। तो क्रोमोफोरिक समूह युक्त यौगिक होते हुए भी रंग नहीं प्रदर्शित करेगा, लेकिन ऐसे क्रोमोफोरिक समूह जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो करके और वो विजिबल रीजन में हो जाते हैं वहाँ पर ही केवल रंग का प्रदर्शन होता है। तो इसको हम लोग समझ लें अच्छी तरह से कि रंगीन यौगिकों में क्रोमोफोरिक समूह हो ये बिल्कुल जो है आवश्यक कंडीशन है, लेकिन क्रोमोफोरिक समूह युक्त यौगिक रंग प्रदर्शित करें ये आवश्यक नहीं है। अब आगे चल के हम देखते हैं ऑक्सोक्रोम है। अब हम नेक्स्ट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगला जो हम जो है टॉपिक देख रहे हैं वो ऑक्सोक्रोम का है। ऑक्सोक्रोम को हिंदी में कहते हैं वर्णवर्धक है। वर्णवर्धक का मतलब है वर्ण में वृद्धि करने वाले या रंग में वृद्धि करने वाले। तो ऐसे समूह जो कि यौगिक के रंग में, अर्थात यहाँ पर हम समझ लें कि मूल रूप से यौगिक के अंदर रंग है अर्थात उसके अंदर क्रोमोफोरिक समूह है और क्रोमोफोरिक समूह के साथ में ये अगर समूह और उपस्थित है तो वो उसके रंग में वृद्धि कर देता है। अर्थात क्रोमोफोरिक समूह के साथ में ऐसे समूह उपस्थित होने पर उसके रंग की तीव्रता में और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो ये कैसे समूह होंगे, ऐसे संतृप्त समूह जिनमें कम से कम एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। तो अब देखिए इस तरह के ग्रुप हैं जैसे OH है, OR है, NH2 है, NR2 है, ये सभी ऐसे समूह हैं जो संतृप्त ग्रुप हैं। देखिए
क्रोमोफोरिक समूह को हमने देखा था जहाँ पर असंतृप्त ग्रुप उपस्थित था, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था या फिर एक्सा ग्रुप उपस्थित था, जैसे हमने NO2 ग्रुप को देखा है ना, या कीटोनिक ग्रुप को देखा है। तो वो इस तरह के समूह थे जो कि क्रोमोफोरिक समूह कहला रहे थे। अब उनके साथ साथ में इस प्रकार के समूह हैं जो संतृप्त समूह हैं, असंतृप्त नहीं है, लेकिन असंतृप्त जो है समूह ना हो करके भी जो है ये संतृप्त समूह हैं। साथ ही इनके पास में जो है एक परमाणु कम से कम ऐसा है जिसके पास में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनसैचुरेटेड ग्रुप नहीं है, समझ लें हम इन चीज़ों को। और क्रोमोफोरिक समूह के साथ में यौगिक में उपस्थित है और इनके पास में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उपस्थित है, एक या अधिक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। तो इन समूहों को हम वर्णवर्धक समूह कहते हैं या रंग में वृद्धि करने वाले समूह कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको और ज़्यादा डिटेल से है वो स्टडी करेंगे। अभी हमने इनको समझ लिया कि कैसे समूह उपस्थित होने पर है वो रंग में है वो वृद्धि हो जाती है या वर्णवर्धक हो जाता है या रंग में जो है इंक्रीज़ हो जाता है।